हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टेक्स हेल्पलाइन पर। और मैं आपका दोस्त और होस्ट सी ए मोहित गुप्ता। जैसा कि हम सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 मींस असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट 30 नवंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करने के लिए टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है। ITR 1 और ITR 4 के लिए पहले आ गया था। अब ITR 2 के लिए भी डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन यूटिलिटी अपलोड कर दी है इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। आज हम डिस्कस करेंगे कि उस यूटिलिटी को कैसे फिल करना है और असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए क्या क्या नए डिस्क्लोजर्स आए हैं। सो फ्रेंड्स, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट से ITR 2 की यूटिलिटी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका सबसे पहले होम पेज खुलेगा। आप देख पाएंगे कि इस यूटिलिटी में टोटल 28 पेजेस हैं, मींस 28 अनेक्स्चर्स हैं जो आपको फिल करने हैं। हम एक एक करके सारे के सारे अनेक्स्चर्स को फिल करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या है। इस यूटिलिटी में सबसे अच्छी खासियत यह है कि पहले पेज पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सा अनेक्स्चर आपके ऊपर एप्लीकेबल है। हाउएवर कुछ अनेक्स्चर्स मैंडेटरी हैं जिनके ऊपर आपको यस या नो टिक करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप मैक्सिमम अनेक्स्चर्स पर यस या नो टिक कर सकते हैं और जिसपे आप नो टिक कर देते हैं वो अपने आप डिसेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि आपके ऊपर कौन कौन सा अनेक्स्चर लगता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ITR 2 किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होती है। जो बंदा ITR 1 फाइल नहीं कर सकता और जिसकी बिजनेस इनकम नहीं होती है उसके ऊपर ITR 2 एप्लीकेबल होती है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ITR 1 किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। सो आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेल और जावा दोनों के यूटिलिटी वर्जन आए हुए ITR 1 और 4 के लिए, लेकिन 2 के लिए सिर्फ एक्सेल का आया है। तो जब हम बात कर रहे थे कि एप्लीकेबिलिटी, तो ITR 2 के लिए क्लियरली लिखा है कि फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF हैविंग नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम PGBP, मींस जिनका बिजनेस की इनकम नहीं है और जो ITR 1 फाइल नहीं कर पा, ITR 1 जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रही, उनके लिए ITR 2 फाइलिंग करने का ऑप्शन आता है। और ITR 1 किस किस को फाइल करनी अलाउड होती है वो भी देख लेते हैं कि फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग द रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मींस अगर आप नॉन रेजिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो ITR 2 मैंडेटरी हो गई आपके लिए। हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो भी आपके लिए ITR 2 मैंडेटरी हो जाती है। अगर आपकी कैपिटल गेन्स की कोई इनकम है तो आपके लिए ITR 2 मैंडेटरी हो जाती है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है तो भी आपके लिए ITR 2 मैंडेटरी हो जाती है। और अगर आपने किसी भी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट की है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में तो भी आपके लिए ITR 2 मैंडेटरी हो जाती है। तो जिसके ऊपर ITR 1 नहीं लग रही उनके लिए ITR 2 मैंडेटरी, और जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो फिर आपको ITR 3 और 4 में से सिलेक्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 4 का बेनिफिट आपको मिलता है नहीं मिलता है, अदरवाइज आपको 3 में जाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला नेक्स्ट है नेक्स्ट जर्नल, देन सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का, कैपिटल गेन में 112A का, देन 115 AD का, नॉन रेजिडेंट के केस में जो लगता है अदर सोर्स का, कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का, देन CFL कैरी फॉरवर्ड लॉस का, DI डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का, 80D 80G 80GGA, AMT हम सबको पता है कि AMT इंडिविजुअल के ऊपर भी अप्लाई होता है, देन AMT क्रेडिट, देन 6A मींस जो आपका इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल है, देन SPI मींस स्पेसिफाइड रेट पे जो टैक्स लगता है जिन आइटम्स के ऊपर, एग्जेम्प्ट इनकम, देन PTI मींस इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट वगैरह का, देन FSI मींस इनकम एक्रूइंग अराइजिंग आउटसाइड इंडिया, फॉरेन सोर्स की इनकम जो आपकी है, देन TRFA, देन SCH5A, दिस इज फॉर पोर्टुगीज सिविल कोड के हिसाब से जो बहुत कम एसेसीज है जिनके ऊपर ये लगता है, देन डिटेल्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज जो आपका एसेट डिस्क्लोजर जाता है 50 लाख से ज्यादा की इनकम के केस में वो, देन आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का पेज, इनकम टैक्स का पेज, TDS TCS का पेज, एंड लास्ट में वेरिफिकेशन का पेज। फ्रेंड्स,
सो अब हम क्विकली आईटीआर 2 के एक एक पेज को देखेंगे, क्विकली देखेंगे और फोकस करेंगे जो नई नई अमेंडमेंट्स इसके अंदर आई है। तो सबसे पहले अगर हम आईटीआर 2 की बात करें स्टार्टिंग में, सो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये वही इन्फॉर्मेशन है जो हमने आईटीआर और 1 और 4 के टाइम पे भी देखी थी। इसमें नई चीज आपके लिए क्या आई है? सबसे पहली नई चीज ये आई है फ्रेंड्स कि आपको सेक्शन 139 के अंदर एक स्पेशल डिस्क्लोजर आया है कि इन पर्टिकुलर केसेस में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। क्या आपने 1 करोड़ से ज्यादा have you deposited amount or aggregate of amount exceeding 1 crore in one or more current accounts during the previous year? 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, कैश डिपॉजिट नहीं, टोटल डिपॉजिट अगर हुआ है, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने 2 लाख से ज्यादा का फॉरेन ट्रेवल किया है तो भी आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। और अगर 1 लाख से ज्यादा का बिजली का बिल अगर आपका आता है तो भी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसमें बड़े सारे टेक्निकल से क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों कि अगर मैंने फॉरेन ट्रेवल किया और पेमेंट मैंने नहीं की, किसी और ने की। यहाँ पे मेरा क्लियर कट अजम्पशन ये है दोस्तों कि अगर खर्चा आपने उठाया है, आपके बैंक से पैसा गया है, आपके कैश से पैसा गया है, तो ही आपको आपके ऊपर ये क्लोज लगता है। ऐसे ही बिजली के बिल की अगर मैं बात करूं, मीटर चाहे आपके नाम पे हो या ना हो, रजिस्ट्री आपके नाम पे हो या ना हो, अगर आपने खर्चा किया है, सो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको रिटर्न भरनी चाहिए। देन फ्रेंड्स ये सारे नॉर्मल प्रोविजंस हैं, नॉर्मल अनेक्स्टर्स हैं जो लास्ट ईयर भी थे कि अगर आप रिटर्न राइज कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स आप डालिए, रेजिडेंशियल स्टेटस की डिटेल डालिए, पोर्टुगीज कोड के अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल डालिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो आप उसकी डिटेल डालिए, और अगर आप रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो देन यू हैव टू फिल द डिटेल्स। इसके बाद दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट एनेक्स्टर है वो ये, अगर आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं इन द प्रीवियस ईयर तो आपको उस डायरेक्टरशिप की डिटेल देनी है। ये मैंडेटरी क्लोज है, इसके नॉन कंप्लायंस पर बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। देन फ्रेंड्स बिल्कुल उसके नीचे अगर आप किसी भी अनलिस्टेड कंपनी में शेयर्स अगर आपके पास थे प्रीवियस ईयर में, चाहे खरीदे हो, बेचे हो या होल्ड रहे हो, तो आपको उस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग और शेयर मूवमेंट की डिटेल मैंडेटरीली डिस्क्लोज करनी है। अगर आप ये नहीं करते तो इसको बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना गया है इनकम टैक्स में अब, और गवर्नमेंट जो है इसको डायरेक्ट कोरिलेट करेगी कंपनी की इनकम टैक्स की रिटर्न से और आरओसी फाइलिंग से भी। सो फ्रेंड्स अगर इन दोनों में से कोई भी अनेक्स्चर आपके ऊपर लगता है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये आपको फाइल जरूर करना है, और आपको ये आईटीआर 2 ही फाइल करनी है अगर बिजनेस इनकम आपकी नहीं है तो। देन फ्रेंड्स सैलरी डिटेल्स, आजकल फॉर्म 16 पार्ट ए पार्ट बी दोनों ऑनलाइन आने लग गए हैं, उसमें सारी डिटेल होती है, तो सैलरी जो अनेक्स्चर है वो अकॉर्डिंगली फाइल होगा। अगर हम हाउस प्रॉपर्टी के अनेक्स्चर की बात करते हैं, देयर इज नो चेंज, जो पहले अनेक्स्चर था सिमिलरली आपको हाउस प्रॉपर्टी का अनेक्स्चर भी फाइल करना है। अगर हम कैपिटल गेन शेड्यूल की बात करें फ्रेंड्स, तो इस साल के लिए कैपिटल गेन शेड्यूल में कोई चेंज नहीं है, जो चेंज हुआ था वो पिछले साल हो चुका था कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी टैक्सेबल हो गया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आपका पहले से ही टैक्सेबल था। तो कैपिटल गेन में आप जिस पर्टिकुलर शेड्यूल सब शेड्यूल में आप फॉल करते हैं, ए में, बी में, सी में, 3, 4, 5 जिसमें भी आप फॉल करते हैं, उस पर्टिकुलर शेड्यूल में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। साथ के साथ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स वो है कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब हुआ है उसके हिसाब से आपको डेट डालनी है, ताकि आपका एडवांस टैक्स और टैक्स लायबिलिटी और इंटरेस्ट 234 एबीसी अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कैलकुलेट कर सके। देन फ्रेंड्स अगर आप लिस्टेड सिक्योरिटीज में फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फॉर और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड, मींस जो आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुए हैं शेयर से, तो उसकी यहाँ पे आपको आईएन कोड के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी डिटेल देनी है। और ये शेड्यूल जो है वो कैपिटल गेन के शेड्यूल के साथ इंटरलिंक है। आप यहाँ डिटेल भरेंगे, कैपिटल गेन के शेड्यूल में रिस्पेक्टिव कॉलम में ऑटोमेटिकली फिगर चली जाएंगी। देन फ्रेंड्स ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप नॉन रेजिडेंट है और इक्विटी शेयर ट्रेडिंग है या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड है या बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट्स हैं जिनका एसटीटी पेड हुआ है, तो ये शेड्यूल नॉन रेजिडेंट के लिए एप्लीकेबल है। देन अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में हम आ जाते हैं फ्रेंड्स। अदर सोर्सेज ऑफ इनकम में सबसे ऊपर डिविडेंड, जो सेक्शन 1034 और 1035 के अलावा जो आपका 1034 और 1035 में भी जो आपका है जो एग्जेम्प्ट नहीं है मींस। देन
आपको अपने बैंक का इंटरेस्ट अब सेग्रीगेट करके डालना है। सेविंग बैंक का कितना है, डिपॉजिट से कितना है, इनकम टैक्स रिफंड से कितना है, पास थ्रू इनकम से आपका कितना है और अदर्स कितना आपका इंटरेस्ट है। तो ये आपको पूरा का पूरा सेग्रीगेट करके डालना है। देन अगर कुछ रेंटल इनकम है मशीनरी प्लांट बिल्डिंग से तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर इसके अलावा आपकी कोई और इनकम है तो वो सेक्शन 56 जिनके ऊपर लगता है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अपनी कोई गिफ्ट की इनकम है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। फैमिली पेंशन है तो वो आप यहाँ पे अपना डिटेल दे सकते हैं। कोई आपकी लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल से अगर आपकी कोई इनकम आती है तो वो भी आप यहाँ पे साइमल्टेनियसली डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उसके ऊपर कोई अलाउएबल डिडक्शन है जो सेक्शन 57 में आपको मिल सकती है तो वो भी आप यहाँ पे इसके थ्रू अवेल कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स कैरी फॉरवर्ड लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। कैरी फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली आपका कैलकुलेट होगा। जो आपके हेड्स ऑफ इनकम आपने भरे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, उनमें से जो भी आपका कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड लॉस बनता होगा, डिटेल्स ऑफ इनकम सेट ऑफ करंट ईयर लॉस, तो ये करंट ईयर का जो भी आपका लॉस बनता है वो दूसरे हेड की इनकम से जो भी सेट ऑफ के रूल्स है सेक्शन 73 में उसके अकॉर्डिंग वो सेट ऑफ होके बैलेंस जो है आपका वो देखा जाएगा कि वो कैरी फॉरवर्ड करना है। और अगर वो कैरी फॉरवर्ड करना है तो वो ऑटोमेटिकली आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपका कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो फ्रेंड्स वो आप शेड्यूल CFL में डाल सकते हैं। आपको असेसमेंट ईयर लिखना है। जैसा कि हम सबको पता है कि 8 साल तक का आप अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इन जनरल सिचुएशन। तो आपको असेसमेंट ईयर लिखना है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न लिखना है, क्योंकि अगर आपने अपनी रिटर्न लेट फाइल करी है तो आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड होकर सेट ऑफ का बेनिफिट आपको इन जनरल सिचुएशन नहीं मिलता। देन हाउस लॉस आपको डालना है, नॉर्मल कितना है, PTI कितना है। देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नॉर्मल, PTI। ये जो PTI का कॉलम है फ्रेंड्स, ये PTI का कॉलम इस साल नया इंसर्ट हुआ है। पहले एक कॉमन कॉलम था लेकिन अब इस बार नॉर्मल और PTI दो अलग अलग कॉलम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंसर्ट किए हैं। दे वांट टू सेग्रीगेट द थिंग्स। देन फ्रेंड्स डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। डिटेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी है? जो कैपिटल गेन के अगेंस्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की है और उस इन्वेस्टमेंट को भी डिपार्टमेंट ने दो अलग अलग पैराग्राफ में डाला है। पहला जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ही आपने कर ली थी और दूसरा जो आपने 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच में जो डिपार्टमेंट ने डेट एक्सटेंड की है 4 महीने की इन्वेस्टमेंट की, उसके बीच में अगर आपने कोई की है सेक्शन 54 में, 54B में, 54F, 54GB में, तो इन 4 सेक्शनों में अगर आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे टोटल की टोटल अपनी डिक्लेयर करनी है। और इसके अलावा जो शेड्यूल 6A की इन्वेस्टमेंट है वो फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली पिक होके आ जाएगी। जो आप रिस्पेक्टिव शेड्यूल में भरेंगे वहां से वो ऑटोमेटिकली पिक होके ऑटोमेटिक आ जाएगी। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है फ्रेंड्स 54B का, वो आप शेड्यूल जैसे कैपिटल गेन का भरेंगे वो वहां से पिक होके आ जाएगी। और यहाँ पे आपको फिगर भरनी है कि आपने री इन्वेस्टमेंट उसके अगेंस्ट कितनी की है। सो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट ईयर है 3 चीजों के लिए। पहला तो 6A की इन्वेस्टमेंट, वो आप जैसे ही पर्टिकुलर कॉलम में डालेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली वो पिक कर लेगा। दूसरा आपकी सेक्शन कैपिटल गेन की री इन्वेस्टमेंट जो सेक्शन 54 टू 54GB आती है लॉन्ग टर्म की और देन शॉर्ट टर्म की फ्रेंड्स। और ये पूरे पीरियड के लिए है, 12 महीनों के लिए अलग और 4 महीनों के लिए अलग। डिपार्टमेंट ये 4 महीनों का अलग इसलिए ले रहा है ताकि वो ट्रैक कर सके कि आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो अप्रैल 20 से जुलाई 20 के बीच में ले रहे हैं उसका डबल बेनिफिट आप ना ले सकें। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो शेड्यूल है आपका 80D का। इस बार 80D में पूरे ब्रेकअप के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप अपने लिए ले रहे हैं, पूरी फैमिली के लिए ले रहे हैं, पेरेंट्स को मिला के ले रहे हैं, अलग से ले रहे हैं। उसमें सेल्फ एंड फैमिली का अलग, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, सेल्फ एंड फैमिली, देन हेल्थ केयर, आपको पूरा ब्रेकअप देना है कि आप अपना कितना ले रहे हैं, पेरेंट्स का कितना ले रहे हैं, सीनियर सिटीजन का कितना है, नॉन सीनियर सिटीजन का कितना है। डिपार्टमेंट वांट टू ट्रैक कि कोई भी बंदा गलत आप बेनिफिट ना ले सके। देन फ्रेंड्स 80G की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 80G आपके 26AS में दिखने लगेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि 80G के लिए एनजीओज को अब सेपरेट एक रिटर्न भरनी है जिनको उन्होंने 80G सर्टिफिकेट इशू किया है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं वो आपके 26AS में दिखेगा, प्रीफिल्ड होगा। लेकिन इस साल के लिए 80G में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है कि अप्रैल 20 से जुलाई 20 तक की डोनेशंस के लिए आपको बेनिफिट दिया गया कि आप 19-20 में भी ले सकते हैं और 20-21 में भी ले सकते हैं। वो आपको डिक्लेयर इस रिटर्न में करना है अगर आप 19-20 में लेना चाहते हैं। देन 80GGA के लिए अगर आपका कोई भी डोनेशन और साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए तो वो आपको डिक्लेयर करना है। देन AMT का अगर आपके ऊपर कुछ एप्लीकेबिलिटी है और AMT का कुछ क्रेडिट है तो वो आपको डिक्लेयर करना है। देन
चैप्टर 6 की डिडक्शंस फ्रेंड्स। सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपकी इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 में भी है। अगर आप इसको यस करते हैं तो 2 कॉलम आपके ओपन हो जाएंगे, अगर आप इसको नो करते हैं तो आपका एक ही कॉलम एक्टिव रहेगा। आपने यस किया तो देन यू हैव टू गिव द डिटेल्स फॉर बोथ कंप्लाइड बिफोर, कंप्लाइड विद इन द फाइनेंशियल ईयर एंड कंप्लाइड आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर। वो शेड्यूल हम देखेंगे फ्रेंड्स इसके बाद। और इसके अलावा चैप्टर 6 में आपका कोई भी चेंज नहीं है। देन फ्रेंड्स अगर स्पेसिफाइड पर्सन्स की कोई क्लबिंग की इनकम है तो यहाँ पे आपको वो डिक्लेयर करनी है। देन अगर कोई भी इनकम आपकी स्पेशल रेट पे टैक्स होती है, मींस जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और भी कोई इनकम है जो आपकी स्पेशल रेट पे टैक्स होती है, तो ये ऑटोमेटिक शेड्यूल उस फिगर को रिस्पेक्टिव शेड्यूल में से पिक कर लेगा, ये भरना आपको नहीं है। देन एग्जाम्प्ट इनकम, अगर आपकी कोई भी एग्जाम्प्ट इनकम है वो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी है, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम है और चाहे आपकी कोई गिफ्ट आपको मिला या कोई और इनकम है, तो वो सारी की सारी एग्जाम्प्ट इनकम जो है, अगर आपको डीटीए के हिसाब से उसका बेनिफिट मिला है तो आपको डिक्लेयर करना है। आपको अगर माइनर चाइल्ड से रिलेटेड कोई इनकम है तो वो भी आपको यहाँ पे एग्जाम्प्शन अगर कोई आप ले रहे हैं तो वो भी आपको एग्जाम्प्ट इनकम में डिक्लेयर करनी है। देन फ्रेंड्स पास थ्रू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड्स एज पर सेक्शन 115U एंड 115B, तो वो पूरी की पूरी आपको डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्लोज करनी है। और आप हमने पहले जो अनेक्स्टर देखा था तो वहाँ पे भी सेम इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। देन फ्रेंड्स डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ, तो ये जो अगर आपने आपकी कोई बाहर से इनकम है और वहाँ पे TDS कटा है और DTA के अंडर आप रिलीफ लेना चाहते हैं तो वो वाली डिटेल्स आपकी यहाँ पे डिस्क्लोज होंगी। देन समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम्स फॉर टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, जो मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी DTA के हिसाब से बाहर टैक्स कटा हुआ है और उसका आप यहाँ बेनिफिट लेना चाहते हैं, सो वो सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास फॉरेन में कोई भी असेट्स हैं या कोई इनकम सोर्स है तो वो पूरी की पूरी डिटेल्स आप यहाँ पे शेड्यूल FA में डिक्लेयर करेंगे। अब वो सारी की सारी डिटेल आपको देना मैंडेटरी है। देन फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पोर्टुगीज कोड, अगर आपके ऊपर पोर्टुगीज कोड लगता है तो ही आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है। देन आपको अपनी, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो उस केस में आपको कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देनी होती है। आप ये कह सकते हैं कि रफली आपको अपनी बैलेंस शीट डिस्क्लोज करनी होती है। तो इस केस में अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको डिपार्टमेंट को बताना है कि आपकी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर है तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल देनी है अलॉन्ग विद कॉस्ट। देन अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है तो डिपार्टमेंट ने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं, ज्वेलरी, बुलियन, आर्किटेक्चरल कलेक्शंस, व्हीकल्स, देन फाइनेंशियल एसेट्स, बैंक बैलेंस, शेयर सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज, लोन्स एंड एडवांसेज, कैश इन हैंड। और अगर इनसे रिलेटेड कोई लायबिलिटी भी है तो वो भी आपको डिस्क्लोज करनी है। तो इससे आपकी एक नेट जो कैपिटल वर्थ है, जो नेट एसेट्स हैं, वो सारी की सारी डिस्क्लोज हो जाएंगी। फ्रेंड्स जैसा कि हम सबको पता है कि वेल्थ टैक्स एबोलिश हो चुका है, तो इन असेट्स का वेल्थ टैक्स से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट वांट टू ट्रैक कि जो सुपर रिच एसेट्स हैं, जो 50 लाख से ज़्यादा की इनकम रखते हैं, उनके पास कौन कौन के असेट्स हैं और कहाँ कहाँ असेट्स हैं। फ्रेंड्स ये जो असेट्स हैं आपकी, ये इंडियन प्लस फॉरेन सारी असेट्स मिलके आपको यहाँ पे डालनी है। फॉरेन असेट्स का स्पेसिफिक डिस्क्लोजर पहले भी है, लेकिन ये एक कंबाइंड डिस्क्लोजर सेपरेटली है। देन आपकी आ जाती है फ्रेंड्स कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है यूटिलिटी में। आप जैसे ही अपने इनकम के शेड्यूल स्टार्टिंग में भरते हैं, डिडक्शन की डिटेल डाल देते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका ये शेड्यूल कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम शो हो जाता है, आपका दिख जाता है फ्रेंड्स। इसके अंदर आपकी टोटल इनकम आ जाती है, डिडक्शंस आ जाती है, एग्जाम्पशंस आ जाती है, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। टैक्स लायबिलिटी में से देन आपकी सेक्शन 89 में अगर कोई रिलीफ है, 90A में कोई रिलीफ है, 91 में कोई रिलीफ है, वो आ जाता है। देन इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाती है फ्रेंड्स उसके अंदर। और अगर आपने कोई टैक्स पेमेंट ऑलरेडी की है एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट में, तो वो भी आपकी सारी की सारी यहाँ पे दिख जाती है। देन उसके बाद फाइनल टैक्स लायबिलिटी या रिफंड, उनमें से एक जो भी सिचुएशन आपकी राइज होती है, उसके बाद डिपार्टमेंट आपसे मांगता है आपकी बैंक डिटेल्स, और जो बैंक डिटेल्स आपको शो करनी है उनमें से किसी एक के ऊपर आपको टिक जरूर करना है, और ये टिक करके आप बताएंगे कि इस बैंक अकाउंट में मैं अपना रिफंड चाहता हूँ। सो ये और अगर इफ़ यू आर ए नॉन रेजिडेंट, तो देन उस केस में आपको ये वाला नेक्स्ट भरना है जिसमें आपका स्विफ्ट कोड भी आएगा। देन लास्ट में डिपार्टमेंट आपसे पूछता है डू
you at any time during the previous year hold any beneficiary owner or beneficiary or otherwise any asset located outside India. अगर आपके इंडिया से बाहर कोई एसेट है और आपको यहाँ पे यस टिक करना है और उसके बाद शेड्यूल एफ ए आपको फिल करना है। अगर इंडिया के बाहर आपके एसेट्स नहीं है या कोई इनकम सोर्स नहीं है तो आपको यहाँ पे फिल नो करना है और देन आपके ऊपर शेड्यूल एफ ए एप्लीकेबल नहीं होता। ये जो पॉइंट 19 का डिस्क्लोजर है ये सिर्फ रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है, ये नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। देन फ्रेंड्स आपकी एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट की लायबिलिटी ये जनरली आप जब XML प्रीफिल करते हैं तो उसके साथ ही ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। देन आपकी TDS डिटेल, सबसे पहले सैलरी का आपका TDS आ जाता है और फिर नॉन सैलरी का आपका TDS नीचे शो हो जाता है। उसके अलावा अगर आपका कोई और TDS कटा है, TCS कटा है तो वो भी आप, और कोई TDS कटा है, कोई गाड़ी खरीदी तो उस पर तो TCS आपका कटता है, लेकिन अगर सैलरी नॉन सैलरी के अलावा अगर आपका कोई और TDS कटा है, मान लीजिए प्रॉपर्टी वाला कटा है, तो वो सारा का सारा आपका यहाँ पे डिस्क्लोज हो जाता है। ये आपकी TCS की डिटेल आ जाती है जो आपसे TCS कलेक्ट हुआ है और एट द एंड यू हैव टू डू द वेरिफिकेशन। सो फ्रेंड्स ये सब कुछ था इस साल ITR 2 के लिए, जो स्पेशल एम्फेसिस पॉइंट्स थे वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपकी कोई भी क्वेरी होती है ITR 2 में आप कमेंट कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स आप प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।